कर्क एजुकेशन टेक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेकर आया हूं संपूर्ण प्रश्न उत्तरों का। ये है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी। पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। अध्याय है पहला चैप्टर है जिसका नाम है ध्वनि। इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस वीडियो के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है कविता के अंदर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। वह अपने उत्साही कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप में और चारों ओर फैलाना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? उत्तर, कवि चाहता है कि सारे पुष्प अनंत काल तक अपनी आभा, सुषमा और सुगंध सारे वातावरण में बिखेरते रहें। इसलिए किशोरों रूपी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन पर छाए उन्नीदेपन के आलस्य को दूर करके अपने नवजीवन के अमृत से सहर्ष सींचने का प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य, नींद और आलस्य को दूर करने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और उन्हें एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है, एक सुंदर सुबह का संदेश देना चाहता है। अब प्रश्न है कविता से आगे। प्रश्न संख्या 1, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, हमारे देश में एक वर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं का अपना अपना महत्व होता है। इनमें वसंत ऋतु सबसे निराली होती है। यह हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में आती है। इस समय ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। इस समय में पेड़ पौधे नए नए पत्ते धारण करते हैं, वहीं चारों ओर फूल खिल जाते हैं। आम के पेड़ों पर बोर आ जाता है। कोयल की मधुर कूक, मधुर आवाज़ आदि सब मिलकर वातावरण को मादक सुंदर बना देते हैं। वसंत की इन्हीं विशेषताओं के कारण ही इसे ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। उत्तर, वसंत ऋतु उल्लास और उमंग की ऋतु है। ऋतु चक्र के अनुसार हमारे देश में वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल अर्थात फाल्गुन माह के कुछ दिनों से प्रारंभ होकर चैत्र वैशाख के कुछ दिनों अर्थात 2 महीने या कुछ अधिक दिनों तक रहती है। इस ऋतु में वसंत पंचमी और वैसाखी आदि प्रमुख त्यौहार आते हैं। होली भी आती है जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। किसी एक त्यौहार, होली या वसंत ऋतु पर निबंध हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? उत्तर, ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसकी पुष्टि हम निम्नलिखित बातों के आधार पर कर सकते हैं। एक तो पहनावे पर असर होता है। गर्मियों में पतले अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और सर्दियों में अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे पहनावे पर सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए ऋतु के अनुसार परिधानों यानी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में
हम सूती, सफ़ेद और हल्के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जबकि सर्दियों में ऊनी तथा भारी भरकम रंगीन कपड़े अधिक उपयोग में लेते हैं। खान पान पर क्या असर पड़ता है? ऋतु परिवर्तन का हमारे खान पान पर गहरा असर पड़ता है। अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार ही लोग अपने भोजन में खाद्य पदार्थों का समायोजन करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में हम शीतलता प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं और शीत ऋतु यानी सर्दी में गर्मी प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं। तीज त्योहारों पर क्या असर पड़ता है? विभिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्यौहार भी अलग अलग होते हैं तथा उन्हें ऋतुओं के आधार पर मनाया जाता है। इसलिए ऋतु परिवर्तन का हमारे त्योहारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कुछ ऋतुएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अति उत्तम बहुत अच्छी होती हैं। इनमें एक और जहां खाद्य सामग्री की प्रचुरता रहती है, खाद्य सामग्री खाने के लिए सब्जी वगैरह, फल वगैरह खूब मिलते हैं, वहीं जीवाणुओं का संक्रमण भी कम होता है। जैसे कि शीत ऋतु और वसंत ऋतु, सर्दी की जो मौसम है, सर्दी का मौसम, और वसंत का जो मौसम है, उसमें खाद्य सामग्री खूब मिलेगी, वहीं जीवाणु का संक्रमण भी कम होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्म यानी गर्मी और वर्षा ऋतुएं स्वास्थ्य के लिए कम अनुकूल मानी जाती हैं, क्योंकि बरसात में कीड़े वगैरह काफ़ी पैदा हो जाते हैं, पानी में संक्रमण होने का भी खतरा रहता है। इस सबके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं अनुमान और कल्पना के आधार पर। प्रश्न संख्या 1, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। उपर्युक्त कविता की पंक्तियों में आमों में बोर आने तथा होली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। इन दोनों से विदित होता है कि उक्त पंक्तियों में वसंत ऋतु का वर्णन होता है, क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर ही ये दोनों काम होते हैं। आमों में बोर भी आते हैं। आमों में बोर का मतलब है आम आने से पहले जो फूल आते हैं उसको ही आमों का बोर कहते हैं। और एक त्यौहार और आता है होली का, वो भी वसंत ऋतु के अंदर ही आता है। प्रश्न संख्या 2, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, कवि ने तो बता दिया है वो कवि क्या करना चाहता है। अब आप फूल पौधों के लिए क्या करना चाहेंगे? तो देखिए क्या कर सकते हैं। फूल पौधों के लिए हम निम्नलिखित कार्य करना चाहेंगे। पहला, अपने घर पर फूलदार पौधे लगाएंगे तथा उनकी देखभाल और सुरक्षा करेंगे। दूसरा, समय समय पर पौधों में खाद पानी देंगे, निराई गुड़ाई करेंगे। तीसरा, पौधों पर लगे हुए फूलों को तोड़ेंगे नहीं, उन पर लगे रहने देंगे, ना ही किसी को तोड़ने देंगे। चौथा, फूल पौधों को प्यार भरे हाथों से हमेशा स्पर्श करेंगे। प्रश्न संख्या 3, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है, जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। उत्तर, कवि के बताए कार्यों का निम्नलिखित संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है, जैसे प्रातःकाल पिता के साथ बगीचे में घूमने गया बालक क्या करेगा? फूलों पर बैठी तितलियों को पकड़ने या स्पर्श करने का प्रयास करेगा। दूसरा, उस बगीचे में चुग रहे पक्षियों को पकड़ने का प्रयास करेगा। तीसरा, फूलों और पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदों को हाथ से छूने की क्रिया करेगा और उनको हिलाकर झड़ाएगा। चौथा, बगीचे में उलझी लताओं को सावधानी से अलग करने का प्रयास करेगा। भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1, हरे हरे
पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। यहाँ बातें हैं बहुवचन में आ गई, लंबी चौड़ी एक वचन में आ गया, वह भी एक वचन में है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है। जो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का दो अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का, और यदि का को भी मन में जोड़ दिया जाए तो मन का। मन का यानी अपना जो मन है उसका, और एक मन का होता है, ये मोती होते हैं, तुलसी के बीज होते हैं, उनको बोलते हैं मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र करना है जिनमें दो शब्द आ रहे हों, जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्द हैं। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। पहले तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति वाले वाक्य देखते हैं। पहला, अब तो सूरज पल पल में डूबता जा रहा है। यहाँ पल पल आ गया, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरा, कर का, मन का, छाड़ी के मन का फेर। यहाँ पर मन का और मन का, एक तो मन और का अलग अलग हैं शब्द, दूसरा एक ही शब्द है मन का। तीसरा वाक्य है, कमलासन पर बैठे कमलासन लगे तपस्या करने। यहाँ कमलासन, एक कमलासन है, आसन का नाम है कमल का आसन, और दूसरा कमलासन है भगवान है खुद, जिनको कहा गया है कमलासन। चौथा, पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर। यहाँ भी पर दो जगह उपयोग में आ रहा है। एक, पक्षी पर, पक्षी के पंख छीने, ऐसे पर छीने वीर। इसमें अलग अलग अर्थ हैं परों के। पांचवा, कनक, दो बार कनक शब्द का उपयोग हो रहा है। कनक से सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात जग या पाए गौराय। छठा, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी भी दो बार आ रहा है। सातवां, कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। रुक, दो शब्द दो बार आ रहा है एक शब्द। आठवां, वह लेटते लेटते सो गया। यहाँ लेटते लेटते दो बार शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। नौवां, आयो सखी सावन विरह सर सावन। यहाँ सावन शब्द का दो बार उपयोग हो रहा है। लाग्यो है बरसावन सलिल चहु और ते। 10वां, काम करते करते वह थक गया था। करते करते, यहाँ एक शब्द दो बार आया है, करते करते। 10वां हो गया। 11वां, फूल रहे फूल कर फूल उपवन में। फूल रहे फूल कर फूल उपवन में, यहाँ 3 बार फूल आ रहा है। फूल रहे, फूलना, फैलना, और एक है फूल, पुष्प जो है, फूल उपवन में, यहाँ फूल है, इसका अर्थ है पुष्प। 12वां, दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूल। यहाँ दई दई शब्द का पुनरावृत्ति हो रही है। अब पुनरावृत्त शब्द थे
बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है बातों बातों में। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, हमने 7.5 कोस की परिक्रमा बातों बातों में ही पूरी कर ली। रह रहकर, आज प्रातः से ही मुझे मेरे गांव की रह रहकर याद आ रही है। इसके बाद है लाल लाल। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, बगीचे में कितने सारे लाल लाल गुलाब के फूल खिले हुए हैं। सुबह सुबह, इसका वाक्यों में प्रयोग, मंदिर से मुझे सुबह सुबह आरती सुनाई देती है। इसके बाद है रातों रात। उन्होंने रातों रात कुआं खोद डाला। इसके बाद है घड़ी घड़ी। मेरी माँ मेरी घड़ी घड़ी की खबर रखती है। प्रश्न संख्या 2, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। इनकी परिभाषा देखेंगे। पहला गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण या रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा आदमी में मोटा, लंबा त्रिशूल में लंबा, काला चश्मा में काला, हरा धनिया में हरा, अच्छा दिन में अच्छा, बुरा वक्त में बुरा। ये हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु की नाप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 गज कपड़ा, 5 मीटर जगह, कुछ ग्राम, कम से कम इत्यादि। इनके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या उसके माप तोल का निश्चित ज्ञान कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 4 किलो मटर, ये हैं। इनमें निश्चित वजन दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 4 किलो, 2 लीटर, ये हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या उसके माप तोल का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ किलो दूध, कुछ चीनी, थोड़े से चने, ये हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, हजारों, 10, 5वीं संख्या आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित ज्ञान कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 लड़के, 5 आम आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, कई आम इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, वह आदमी इत्यादि। कुछ करने को में है पहला प्रश्न। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन कीजिए। तो कुछ कविताएं यहाँ पर संकलित की गई हैं, वो निम्न प्रकार हैं। पहली है, सखियायो बसंत ऋतुन को
कंत चहूँ दिस फूल सरसों। बरसी तल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयों गरसों। अब सुंदर सांवर नंद किशोर कहें हरिचंद गयो घर सों। परसों को बिताए दियो बरसों तरसों निज पाए पिया परसों। ये वसंत ऋतु पर कविता है, भारतेंदु द्वारा लिखी गई है। दूसरी कविता है, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत है। कहे पद्माकर पराग हूँ मैं पौन हूँ मैं पानन में पिकन पलासन पंगत है। द्वार में दिशान में धुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथन में ब्रिज में न बेलिन में बनन में बागन में बगर्यो वसंत है। ये वसंत पर कविता लिखी गई है पद्माकर जी द्वारा। तीसरी वसंत ऋतु पर कविता है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारि दे। पूरित पराग सो उतारो करें राइनोन कंजकली नायिका लतान सिर सारि दे। मदन महीप जूको बालक बसंत ताही प्रातहि जगावत गुलाब झटकारी दे। ये वसंत ऋतु पर कविता लिखी गई है देव जी द्वारा। प्रश्न संख्या 2, शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियाँ भी मिल सकती हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिए। शब्दकोश यानी डिक्शनरी में वसंत के निम्नलिखित अर्थ हैं। वसंत के कौन कौन से अर्थ हैं देखिए। पहला अर्थ है एक राग का नाम। दूसरा, वसंत देव रूप में कामदेव का सहचर मित्र माना जाता है। तीसरा, अतिसार मसूरिका फूलों का गुच्छा, ये भी वसंत का ही अर्थ है। चौथा, 6 ऋतुओं में से एक ऋतु जो चैत्र बैसाख में आती है उसे भी वसंत कहते हैं। ये वसंत के अर्थ हैं। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त वसंत संबंधी अन्य जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। पहली, वसंत काल यानी कि वसंत ऋतु। दूसरा, वसंत तिलका यानी एक वर्ण वृत्त। तीसरा, वसंत घोषी यानी कोकिल कोयल। चौथा, वसंत वधु यानी कि कामदेव। पांचवा, वसंत महोत्सव यानी कि होलिकोत्सव, होली का जो त्यौहार है वो। छठा, वसंत यात्रा यानी वसंतोत्सव। सातवां, वसंत व्रण यानी मसूरिका। आठवां, वसंतासख अर्थात कामदेव मलयानिल। नौवां, वसंत पंचमी यानी माघ शुक्ला पंचमी और उस दिन होने वाला त्यौहार। 10वां, वसंती यानी वसंती रंग वासंती लता। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।